जेफरी एप्स्टीन के दिमाग के ताले को जब आप खोलेंगे तो आपको एक तस्वीर अच्छे तरीके से नजर आएगी। जो तस्वीर है जहां पर एक सोफे पर एक महिला लेटी हुई है और दरवाजा खोलकर एक मर्द हाफ पैंट में या कहीं शॉर्ट्स में खड़े होकर उस महिला को लगातार देख रहा है। ये जो पेंटिंग है बहुत पुरानी है और इसे बनाने वाली भी एक महिला है। उस महिला ने एप्स्टीन को ये गिफ्ट में दिया। वो महिला कौन है? तो ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं ये मारिया है। इन्होंने ही पेंटिंग बनाई थी और मारिया के बगल में एक और लड़की जो खड़ी है ये उन्हीं की 14 साल की बहन है। इन दोनों को लगातार एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड ले जाया गया और यहां तक कि विदेशों की लगातार कई ट्रिप्स करवाई गई। और जो एप्स्टीन था वो मारिया की बहन जो कि 14 साल की थी इस कदर दीवाना हो गया था कि उस पर पैसे फूके जा रहा था, उसे गिफ्ट्स लाके दे रहा था, उसे खुशी मनाने के लिए एक तरीके से अम्यूजमेंट पार्क तक खरीदने को एप्स्टीन तैयार हो गया था। और किस कदर ये जो मारिया जो छोटी बहन है पुलिस से लेकर FBI तक हर जगह पहुंच जाती है लेकिन फिर भी कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। ये दोनों महिलाएं ही वो सबसे पहली महिलाएं थी जिन्होंने एप्स्टीन के राज खोलकर पूरी दुनिया को बताया, लेकिन पूरी दुनिया ने कान पकड़ लिया, कान के अंदर रुई डाल दी और यह बोला कि एप्स्टीन तो बहुत महान शख्सियत है, हमें उसके बारे में कोई गलत खबर जानकारी या कोई भी बात नहीं सुननी, क्योंकि एक महान और आदर्श इंसान है जिनसे बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलते हैं, वो गलत कैसे हो सकते हैं और इस कदर गलत कैसे हो सकते हैं कि एनी जो 14 साल की है उसके साथ गलत हरकत करें। आज इस डिकोडिंग क्राइम में बताएंगे कि ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसे आप सुनेंगे तो आप डर जाएंगे कि किस कदर मसाज टेबल पर जब लड़कियों का मसाज होता था तो एप्स्टीन दरवाजे पे खड़े होकर देखा करता था और बार बार अपने असिस्टेंट से कहता कि उसको इस तरीके से मसाज दो कि मुझे मजा आए। और ये जो हरकत थी, जो दिमागी फितरत थी कि मैं किसी महिला को निर्वस्त्र कर कर उसके मसाज को देखूं, ये जो घिनौनापन था इसने एक लड़की नहीं कई लड़कियों के साथ किया। इस डिकोडिंग क्राइम में आज आपको बताएंगे उन वीडियोस की असली कहानी जो आपने एक के बाद कई देखा होगी। एप्स्टीन छोटी बच्चियों को गोद में लेके बैठा है, कई लड़कियों के आगे पीछे घूम रहा है। वो सिर्फ अकेला शख्स नहीं था जो वीडियो बना रहा था, तमाम लोग हैं उसके क्लाइंट्स ऐसे थे जो जानबूझकर टेबल पर जब उसके साथ बातचीत होती थी तो उसे कहा जाता था कि छोटी बच्चियों को, जो लड़कियां हैं, वो कपड़े खोलकर बड़े बड़े अमीर लोगों के सामने बैठे ताकि जो बड़े क्लाइंट्स हैं वो बच्चियों की खूबसूरती देखने के बाद उन्हें सिलेक्ट कर कर अपनी अय्याशी करने के लिए उन्हें अपने कमरे तक लेके जाएं। इस घिनौने कृत्य से हम बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हमें जानबूझकर छुपानी भी पड़ेगी, क्योंकि एप्स्टीन जैसे शैतान इस दुनिया में सिर्फ अकेले नहीं हैं। ऐसे ना जाने कितने और लोग हैं जो जानबूझकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करने को अपना एक पेशा समझते हैं, एक पैसे कमाने का जरिया समझते हैं और उन्हें लगता है कि छोटी बच्चियों को अगर आप उनके साथ गलत काम करेंगे तो बाहर जाकर वो किसी को कुछ नहीं बता पाएंगी, क्योंकि वो डरी और सहमी रहेंगी। और इसी डर का फायदा उठाकर जेफरी एप्स्टीन हजारों करोड़ों का मालिक बन बैठा। क्या है पर्दे की पीछे की वो डरावनी रहस्यमयी कहानी? आज पर्दा उठाएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो एक आदमी यानी कि जेफरी एप्स्टीन जो अपने आप को सुपर ह्यूमन समझता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ औरतों के दम पर ही सुपर ह्यूमन है। वो सिर्फ औरतों के दम पर ही मजबूत हो पाया, वो सिर्फ औरतों के दम पर ही इतने पैसे, इतनी प्रॉपर्टी और जो भी वो काम कर रहा था वो सब कर पाया। देखिए 2019 में जब जेफरी एप्स्टीन अरेस्ट हुआ तो उससे पहले सोचिए उसने कितनी सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की, उसने कितनी ज़्यादा, उसका जो दिमाग जिस तरह से काम कर रहा था, जो उसके अंदर एक हवस सवार बैठी थी या जो भी आप उसको समझें कि वो उसकी जो मानसिक विकृति थी वो कैसी थी, तो सोचिए कितनी लड़कियों का जीवन उसने बर्बाद किया। लेकिन 90 के दौर में जब
दो बहनें, उनमें से बड़ी बहन मारिया फार्मर एफबीआई के पास पहुंचती है और पूरी कहानी बताती है कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई, मेरी सिस्टर के साथ ऐसी हुई, और मुझे लगता है एप्स्टीन जो है वो एक पागलपन का शिकार है। उसको शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो लड़कियों का इस्तेमाल करना चाहता है। आप जल्द से जल्द पता लगाइए। तो सोचिए, जो एफबीआई है, जो इतनी बड़ी जांच एजेंसी है, उसने उन लड़कियों को वापस लौटा दिया। सिर्फ रिपोर्ट लिखी, एक फाइल बनाई और एप्स्टीन को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। लगातार 2005, 2006, 2007 ऐसे करके हर बार सिर्फ उनके घर जाते, एक फॉर्मेलिटी और साइन कराकर वापस आ जाते, और कोई भी गिरफ्तारी या कोई भी चीज़ें इस पूरे मैटर में नहीं हुई। अब जो मारिया है वो पूरी चीज़ ये बताती हैं कि हमने बहुत कोशिश की, लगातार हम एफबीआई के कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते थे। मैं फ़ोन कॉल पे लगभग आधा दर्जन पुलिस वालों से बात कर चुकी थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसके बाद जब मुझे लगा चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, तब मैं कई बिजनेसमैन के पास गई, उनसे मदद मांगने गई, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं के पास भी गई। और तब जाकर जब पूरी फाइल खुली, जब पूरी कहानी सामने आई, तो पता लगा सबके हाथ उस चीज़ में रंगे हुए हैं। तो सोचिए, एफबीआई किसे बचा रही थी? क्या सच में एफबीआई एप्स्टीन को बचा रही थी, या फिर एप्स्टीन जब पकड़ा जाता और जो अब ये फाइलें खुल रही हैं, इसमें जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आ रहे हैं, वो उस वक्त ही सामने आ जाते। अब सबसे पहले जैसे आपको दीपक ने तस्वीरें दिखाई, वैसे देखिए मारिया और उनकी बहन है एनी। जो मारिया है, उनकी कहानी आपको थोड़ी सी जाननी होगी, किस तरह से एप्स्टीन ने उनके साथ किया और कैसे वो इतनी ज्यादती झेलने के बाद एफबीआई के पास गई और उनकी मदद नहीं की गई। क्योंकि ये दोनों वो पहली बहनें हैं जिन्होंने एप्स्टीन का जो पूरी कहानी है वो सबके सामने लाकर रखी, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। जो मारिया है वो पेंटिंग बनाती हैं, स्कल्पचर्स बनाती हैं, और दरअसल जो इनके गुरु हैं जिनसे इन्होंने सीखा, तो ज़्यादातर जो पेंटिंग होती थी उसमें एक तरह से आप ये समझिए न्यूड पेंटिंग आप उन्हें कह सकते हैं, या सेमी न्यूड कह सकते हैं, जिसमें जिस तरह से एक शुरुआत की पेंटिंग दीपक ने भी दिखाई, जिसमें एक जो लड़की है वो गाउन पहनकर सोफे पर लेटी हुई है, डोर के पास एक शख्स खड़ा है जिसने शॉर्ट्स पहने और वो उस लड़की को देख रहा है। इसके अलावा ऐसी और भी कई पेंटिंग्स मारिया ने बनाई, जिसमें कई बच्चे दिख रहे हैं, कुछ बिकनी पहने हुए लड़कियां दिख रही हैं। इस तरह से कई उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। और इसी सिलसिले में होता यह है कि 90s के समय में, 95 या 96 की बात है, जो मारिया हैं उनको एक पार्टी के दौरान एप्स्टीन मिलते हैं। उनके जो गुरु जिनसे इन्होंने पेंटिंग सीखी, स्कल्पचर्स बनाने सीखे, वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो मारिया को इंट्रोड्यूस कराते हैं एप्स्टीन से। अब एप्स्टीन उस टाइम पर दुनिया के लिए एक फाइनेंशियर था। दुनिया के लिए लग रहा था लोगों को कि वो जो शख्स है वो बड़ा पैसे वाला है, वो बड़े लोगों के साथ घूमता फिरता है और वो लोगों को काम दे सकता है, नौकरी दे सकता है, और इसीलिए मारिया को उसके गुरु ने एप्स्टीन से मिलवाया था। अब एप्स्टीन ने जब वो पेंटिंग्स देखी मारिया की कुछ एक, तो उसका जो मानसिक विकृति थी या जो वो प्लान कर रहा था, जिस तरह से वो लड़कियों को एक तरह से टॉर्चर कर रहा था, उसने वो पेंटिंग में वो चीज़ देखी। तब उसने मारिया से कहा कि देखो, मेरे यहाँ पर मैं बहुत सारे रिजॉर्ट बना रहा हूँ, आइलैंड पे बहुत सारा मेरा काम चल रहा है, तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, अच्छा पैकेज मैं तुम्हें दूंगा, तुम चल के जो मेरा घर प्रॉपर बन रहा है जो जगह, उसको रेनोवेट करने में और साथ ही साथ जो पेंटिंग्स लगेंगी, जो भी मूर्तियाँ, जो भी वहाँ पर लगाया जाएगा, उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू करो और तैयार करो, कैसे वो जो जगह है वो सज पाएगी। मारिया को लगता है बहुत अच्छा ऑफर है और मारिया फार्मर है वो ज्वाइन कर लेती हैं। इसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बदलना शुरू होती हैं। मारिया ने बताया कि जब वो आइलैंड पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि आए दिन 10 से 12 लड़कियों की परेड होती है, और उम्र की बात करें तो वही 14-15 साल की लड़कियां हैं और जिनकी परेड होती थी। अब परेड कैसी होती थी कि उसमें जो लड़कियां हैं वो उन्हें लाया जाता था और साथ ही साथ उन्हें देखा जाता था, उन्हें चला कर देखते थे, उनमें से जो सेलेक्ट होती थी उनको आगे भेजते थे, बाकियों को वापस घर भेज देते थे। ये हो गई कुछ दिनों की बात। तब मारिया को लगा कि जो ये एप्स्टीन है, ऐसे कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जहाँ पर वो अंडरगारमेंट्स का काम होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए मॉडलिंग है। और इसने कई बार पता करने की कोशिश भी की कि जो मैक्सवेल थी, जो बताई जा रही थी गर्लफ्रेंड है एप्स्टीन की, उससे भी जब इसने पूछा तो उसने भी यही चीज़ कही कि देखो, हमारा एक लग्जरी ब्रांड है, हमारा अंडरगारमेंट्स का ब्रांड है, और इसके लिए हमें मॉडल्स चाहिए जो थोड़ी बच्ची, थोड़ा मतलब जो दिखने में अट्रैक्टिव हो और बच्चियाँ हो। और ऐसा नहीं है, हम लड़कियाँ भी बुलाते हैं जो थोड़ी युवावस्था में आ जाती हैं और उनको हम सिलेक्ट कर उनके लिए उन पर ट्राई करते हैं कि वो जो फिट आएगा नहीं आएगा, उसकी मैगजीन में फ़ोटो छपेगी तो कैसे लगेगा, इसलिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। मारिया को तब तक सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके बाद मारिया ने कुछ चीज़ें और देखी। उसने उसी आइलैंड पर देखा कि जिन बच्चियों को पहले जो कपड़े में थी उस तरह से उनसे कैटवॉक कराई जा रही थी, उनको देखा जा रहा था, अब उनके कपड़े उतार कर उनकी परेड कराई जा रही है। मतलब कि उन लड़कियों से कहा गया कि आप सारे कपड़े उतार दीजिए, जो भी 10 से 12 लड़कियां हैं या जितनी भी शिफ्ट में बुलाई जा रही हैं, जैसे भी उनसे काम कराया जा रहा है, वहाँ पर एप्स्टीन बैठा हुआ है, उसके जो मैनेजर हैं वो बैठे हुए हैं, मैक्सवेल जो है वो बैठी हुई है, और उन लड़कियों को देखा जा रहा है बिना कपड़ों के, और उन्हें चलवा कर देखा जा रहा है, उन्हें
सोफे पर बिठाकर देखा जा रहा है, हर तरह से उनका एक, आप यूँ समझिए, उनकी बॉडी का टेस्ट लिया जा रहा है। ये सब जब मारी ने देखा तो उसे कुछ अटपटा ज़रूर लगा, लेकिन उसे लगा कि शायद हो सकता है कि जो भी मैक्सवेल ने बताई ये सारी चीज़ें सही हो, ये भी इनका एक प्रोसेस हो। यहाँ तक चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। अब यहाँ से कहानी बदलती कैसे है, तो दरअसल जब आप यूँ समझिए लाइमलाइट में आती है एनी, जब मारिया जो है वो बातचीत करती है इसके साथ, एप्स्टीन के साथ, क्योंकि बाकायदा उनकी टीम में हो गई थी, घूम फिर रही थी, उनके लिए काम कर रही थी, तो उसे सारी चीज़ें पता भी थी। तो अपने घर के बारे में जब मारिया है वो एप्स्टीन को बताती है तो एनी का जिक्र करती है कि उसकी एक 14 साल की बहन भी है, एनी है, और पढ़ने में काफ़ी ठीक है, उसको एडमिशन कराना है और सारी चीज़ें बताती है। इस पर एप्स्टीन कहता है कि मैं तुम्हारी बहन का एडमिशन करवा सकता हूँ, क्योंकि आपको जैसे पहले भी हमने जो भी एप्स्टीन की चीज़ें स्टोरीज़ बताई थी, उसमें एप्स्टीन जो है फ़ायदा इसी तरह से उठाता था, किसी की मदद करके, किसी को खुश करके, पैसे देके, तमाम तरीक़ों से। अब इसलिए यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा, इसके लिए मुझे एनी से मिलना होगा। ये सारी चीज़ें एक तरफ चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था आइलैंड पर ही, कि जो मारिया है उसको ये भी समझ में आने लगा था कि जो लड़कियां आ रही थी वो परेड तो कर रही थी, लेकिन उनमें से उन लड़कियों को पैसे दिए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि जैसे तुम आई हो आज 10-12 लड़कियां, कल 20-22 लेकर आना, इसके बाद और लड़कियां लेकर आना। तो लगातार जो लड़कियों की चेन है वो बढ़ती जा रही थी। और तो और आप एक स्क्रीन पर जो चीज़ देख रहे हैं, आपको कुछ लाइनें दिख रही हैं, इसमें आपको एक जिक्र दिख रहा होगा बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का। ये जो चीज़ें हैं ये भी मारिया के द्वारा कही गई हैं। उसने बताया है कि उसने एप्स्टीन के ऑफिस में एक बार जो बिल क्लिंटन है उनको देखा और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को भी देखा था। और इस पर जो ट्रंप है उससे एप्स्टीन ने ये भी कहा था कि जो मारिया है, जो लड़की है, ये आपके लिए नहीं है सर, आप इस पर मतलब आप इसे मत देखिए। तब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मारिया को अटपटी ज़रूर लग रही थी कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं, लेकिन जब वो भाग कर वहाँ से आते, जब निकल कर आते, तब उसे समझ में आया कि आखिर खेल चल क्या रहा था। अब मारिया बताती है कि कई बार जो मैक्सवेल है, जो बताया जा रहा है कि एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड है, वो कई बार बहुत हड़बड़ी में रहती थी। वो अक्सर ये कहती थी कि मुझे एप्स्टीन के लिए लड़कियां लेकर आनी है। ऐसा लगता था कि मैक्सवेल को टास्क दिया गया है, उसका एक टारगेट है कि आज उसे 10 लड़कियां लेकर ही आनी है जो इस तरह से दिखनी चाहिए। और जब मारिया ने पूछा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, किस काम के लिए चाहिए, कैसे चाहिए, तो मैक्सवेल अक्सर बोलती कि देखो तुम नहीं कर पाओगी, क्योंकि मुझे अट्रैक्टिव और कम उम्र की लड़कियां चाहिए जो एप्स्टीन को पसंद आ सके। अब इस तरह से सारी चीज़ें बढ़ती जा रही थी। मारिया समझने की कोशिश भी करती तो उसे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लग रहा था, लेकिन जब बात एनी पर आई तब पूरी कहानी खुलकर सामने आती है। दरअसल होता यह है कि इधर एनी से जब एप्स्टीन को मिलवाया जाता है तो एप्स्टीन एनी से मिलता है, उसका एडमिशन कराता है, उसको घुमाने फिराने ले जाता है, और इसके बाद मारिया को लगता है कि शायद एप्स्टीन की एनी से दोस्ती हो गई है, एनी भी उसको एक भाई की नज़र में, जैसे भी समझिए, पसंद करने लगी है। अब एनी की जिस तरह से उसने ख्याल रखा, जिस तरह से एप्स्टीन केयर कर रहा था, सबको लगा कि एक जैसे एक बड़ा, आप यूँ समझिए, एक फादर होते हैं, एक बड़े भाई होते हैं, वैसे कोई केयर कर रहा है। इधर एप्स्टीन के दिमाग में गंदा खेल जो है वो चल रहा था। होता यह है कि एक रोज़ वो अपने साथ एनी को लेकर जाता है पार्टी के बहाने। वो पहले अपना कॉलेज अटेंड करती है, इसके बाद पार्टी में जाती है, वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा जो भी गिफ्ट देना है वो देता है। और इसके बाद जब एनी कार में बैठती है तब उस दिन जो एप्स्टीन है वो एनी के हाथों को रगड़ने की कोशिश करता है, उसका जो लोअर लेग है उसको रगड़ने की कोशिश करता है। और एनी छोटी बच्ची थी, उसे उस वक्त इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसके साथ हो क्या रहा था। वो आकर मारिया को बताती भी है, लेकिन एनी जिस तरीके से मारिया को चीज़ें बताती हैं, या एनी जो भी मारिया से कहती है, वो चीज़ें ऐसी थी कि मारिया को भी लगता है कि शायद उसने एक प्रोटेक्टिव तरीके से या इस तरह से बच्ची का हाथ पकड़ा होगा, क्योंकि एनी भी अपनी बहन को ठीक से नहीं समझा पाती। अब आगे की कहानी में ये होता है कि जो एप्स्टीन है वो झूठ मूठ से, आप यूँ समझिए, थाईलैंड की ट्रिप प्लान करता है और कहता है कि देखो बच्चों की ट्रिप हो रही है, सारे बच्चे वहाँ पर आएंगे, तो एनी तुमको भी आना है। एनी जब ये सारी बात अपने घर पे बताती है तो मारिया यानी कि जो बड़ी बहन है वो मना करती है कि नहीं तुम उस पार्टी में मत जाओ, बट माँ बोलती है कि देखो उन्होंने हमारी इतनी मदद की है और जिस तरह से बच्चों की पार्टी है तो एनी को जाना चाहिए। और इसके बाद एनी जो है वो एप्स्टीन के साथ जाती है, लेकिन ये जो पार्टी थी कहीं और नहीं बल्कि रैंच पर, जो हमने आपको बताया था, जिस जगह को दिखाया था, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर होती है। और इस पहली बार रैंच पर एनी को लेकर जाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर बोला गया था कि लड़कियों को जब सेक्स किया जाता था, जब उनके साथ गलत रिलेशन बनाए जाते थे, तब अगर उनकी मौत हो जाती थी तो यहीं पर उन्हें दफना दिया जाता था। यहाँ पर यह भी कहा गया कि बच्चों के मांस तक खाए गए। इसी जगह पर एनी को लेकर जाया गया और इसके बाद मैक्सवेल वहाँ पर मौजूद थी, एप्स्टीन था और सिर्फ एनी थी, कोई बच्चे मौजूद नहीं थे, क्योंकि एनी का फ़ायदा उठाने के लिए एप्स्टीन उसे यहाँ पर लेकर आया था। 2 या 3 दिन की ट्रिप थी। इसके बाद शाम को एनी को कहा जाता है
कि तुमको एप्स्टीन को फुट मसाज देना है और इसके बाद एनी को बताया जाता है, सिखाया जाता है किस तरह से देना है और एनी जाकर फुट मसाज देती है। इसके बाद एक इस तरह से पेपर लेकर मैक्सवेल आती है जिसमें कई सारे पॉइंटर्स बने होते हैं और लिखा होता है कि एप्स्टीन के साथ तुम्हें मसाज के साथ साथ और क्या करना है। ये सारी चीज़ें एनी को समझाई जाती है और कहा जाता है कि जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसे वैसे तुम वो एक्ट परफॉर्म करोगी। इसके बाद एनी वो सारी चीज़ें करती है। एनी 14 साल की थी, चाहे वो जिस कंडीशन में कर रही थी। इसके बाद जब वो सोने जाती है, अगली रोज़ फिर से जब वो सोकर उठती है तो मैक्सवेल उसके कमरे में आती है। वही मैक्सवेल जो इसके लिए लड़कियां अरेंज करती थी और एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड कही जाती है। वो आती है एनी के कमरे में और बोलती है कि देखो इस वक्त सुबह हो चुकी है और तुमको एप्स्टीन के कमरे में जाना चाहिए। वो तुम्हारे साथ कडल करना चाहते हैं और तुम्हें उनके साथ उनके बगल में बेड पर सोना चाहिए। ये सारी चीज़ें एनी से कराई जाती है। एनी अपने घर आती है, मारिया को बताने की कोशिश भी करती है और तब जाकर पूरी कहानी खुलती है। ये एक इंसिडेंट था जो मारिया की बहन के साथ हुआ। मारिया के साथ भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि जब मारिया उस वक्त जगह वहाँ पर काम कर रही थी तो बताती हैं कि मैक्सवेल उन्हें कई दिन से इंसिस्ट कर रही थी, कई दिन से कह रही थी कि देखो तुम्हारी बॉडी बहुत थकी लग रही है, मुझे लगता है तुम्हें मसाज लेनी चाहिए, तुम्हें मसाज की ज़रूरत है। और इस पर एनी जो है वो मारिया की दोस्त बन गई थी, तो उसे लगता था कि एक लड़की ही तो मसाज देने की बात कर रही है और इसलिए वो एक दिन तैयार हो जाती है, अपने सारे कपड़े उतारकर मसाज टेबल पर लेट जाती है और मैक्सवेल उसे मसाज देती है। इसके बाद थोड़ी देर तक तो जब वो कपड़े उतार देती है, मसाज चल रही होती है, कुछ चीज़ें ठीक लगती हैं उसे, लेकिन धीरे धीरे उसे मैक्सवेल की जो चीज़ें हैं या जब वो मैक्सवेल की आंखों में देखती है तब उसे बहुत गलत चीज़ें देखने को मिलती हैं और उसे आभास होता है कि शायद कोई आदमी इस एरिया में यानी इस रूम के आसपास खड़ा हुआ है जो ये होते हुए देख रहा है। उस वक्त तो उसे इसका आइडिया नहीं लगा, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एप्स्टीन था। जब मैक्सवेल मारिया को मसाज दे रही थी तब बाहर खड़ा होकर जो एप्स्टीन है वो पूरी मसाज को देख रहा था। इसके अलावा मारिया ने ये भी बताया कि एक रोज़ की बात है कि जो एप्स्टीन है वो दर्द से करा रहा था अपने पैर को पकड़कर और बहुत ज़्यादा तेज़ रोने जैसी उसकी हालत थी। वो बोल रहा था कि उसके पैरों में बहुत तेज़ दर्द है। उसने मारिया से कहा कि उसे मसाज दे दे। मारिया ने ऐसा किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। इसके बाद मारिया कहती कि जैसे जैसे मैंने उन्हें मसाज दी उनका जो दर्द था वो प्लेजर में बदल गया और आवाज़ें भी चेंज हो गई। इसके बाद ये चीज़ भी कही गई मारिया के द्वारा कि एक दिन मैक्सवेल ने उसे फोर्स किया, कमरे में बुलाया कि हमारे साथ बैठो और अचानक से लाइट बंद हो जाती है। कमरा भी आप यूँ समझिए बंद पड़ा हुआ था और फ़ौरन जो मारिया बेड पर बैठी थी, मैक्सवेल और एप्स्टीन बैठे हुए थे, वो मारिया को टच करने लगते हैं अलग अलग जगह पर, उसके कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं, उसके सीने को टच करने की कोशिश करते हैं। और जब ये सारी चीज़ें वो देखती है और तभी एप्स्टीन मारिया कानों में बहुत गंदी बात कहता है, जिसके बाद मारिया वहाँ से भागती है, फटाफट स्टोर रूम में आती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। मारिया ने एक चीज़ ये भी बताई थी कि मैक्सवेल ने उसे धमकी दी थी। मैक्सवेल ने कहा था कि देखो मुझे पता है कि तुम आए दिन हाईवे तक जाती हो, तुम आए दिन कोशिश करती हो तुम यहाँ से भाग सको, लेकिन तुम्हें पता है मरने के बहुत सारे तरीके हैं। ये धमकी जब मारिया ने सुनी तब वो डर गई थी और इसके बाद उसने कोशिश की कि वो किसी भी तरीके से यहाँ से कैसे भी भागेगी, क्योंकि जब उसकी बहन के साथ ये चीज़ें हुई और एक आइलैंड पे ले जाके मारिया को छोड़ दिया गया जहाँ से उसके बचने का कोई तरीका नहीं है और उसके साथ इस तरह से हरकत हुई एक कमरे में, वो कई बार कोशिश की उसने भागने की, लेकिन जब उसे धमकी मिली तब वो और ज़्यादा डर गई थी। इसके बाद ये जो आप लेटर देख रहे हैं स्क्रीन पे या जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो लेटर है इसे अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो शख्स है, जो एप्स्टीन है, ये लड़कियों को टॉर्चर ही नहीं करता था, ये एक तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का काम भी कर रहा था। ये एक तरह से बच्चों की अपनी एक अलग ही एक ऐसा नेक्सेस है, यूँ समझिए एक पॉर्न वीडियोज़ बना रहा था जो इसके दिमाग को दर्शाता है कि कितना गंदा आदमी था ये। इस लेटर में आप नीचे पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि जब वो कंप्लेन करने जाती है मारिया तो बताती है कि दरअसल मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, एक स्केच बनाती हूँ, स्कल्पचर्स बनाती हूँ और उसमें मैंने अपनी सिस्टर्स की कुछ फ़ोटो ली थी अलग तरीके की और वो जो है एप्स्टीन ने चुरा ली और मुझे शक है वो किसी को बेच देगा। इसके अलावा एप्स्टीन उसे कहता था कि देखो जो बच्चियाँ आ रही हैं, जब वो स्विमिंग पूल में जाती है बिना कपड़ों के या जो भी वो कर रही हैं, उनकी एक्टिविटीज़ की तस्वीरें लेती रहा करो। पहले तो एप्स्टीन ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन जब मैंने इससे मना किया या जो भी कहा तो उसने बोला कि तुम्हें फ़ोटो लेनी होगी, अगर तुमने मना किया या किसी को भी बताया तो तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। ये जो लेटर आप देख रहे हैं उस बात का सबूत है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि जो एप्स्टीन है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पूरा एक नेक्सस चलाना चाह रहा था, या आप ऐसे समझिए क्योंकि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं या जो भी इनके वीडियोस हैं ये सारे एप्स्टीन ने नहीं बनाए हैं।
क्योंकि जब मेल खोला गया, जब सारी चीज़ें निकल कर आती हैं तो पता लगता है कुछ डाउनलोडेड भी हैं, यानी कि कुछ ऐसे वीडियो हैं जो एप्स्टीन ने मंगवाए हैं, जिसमें पता लग रहा है कि जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए एप्स्टीन टेडी बियर लेकर आया, उनसे कहता था इनके सामने तुम सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करो, उन टेडी बियर के साथ उन बच्चियों से कहता था कि गलत काम करो। इसके अलावा वो कहता था कि तुम जो मेरे गेस्ट आए हैं जिनके सामने भी तुम परफॉर्म कर रही हो, तुम कैट वॉक कर रही हो, तो लड़कियों से कहता था सेमी न्यूड कैट वॉक करो। इसके अलावा जब उसके गेस्ट आकर बैठते थे जहाँ पर भी, जिस भी कमरे में, तो वो उन लड़कियों के कपड़े खुद ही उतार देता था ताकि वो उनके, आप ये समझिए, शरीर की नुमाइश कर सके। इसके अलावा कई सारे मेल ऐसे मिले हैं जिसमें इस बात का भी जिक्र है कि कुछ लड़कियों से उसने मॉडलिंग के नाम पे तस्वीरें मंगाई हैं। एक मेल ऐसा भी है जिसमें लिखा है एक लड़की ने कि सर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं न्यूड हो जाऊं, लेकिन क्या मॉडलिंग के लिए न्यूड होना ज़रूरी है? इस पर एप्स्टीन कहता है कि देखो, अगर तुम अपने टो के सहारे खड़ी होगी, तुम अपना हेड ऊंचा रखोगी, इससे तुम्हारा फिगर बहुत सही आएगा, और ऐसी तस्वीरें मुझे भेजो, तुम बहुत ब्रेव हो, तुम बहुत अच्छी मॉडलिंग कर पाओगे, और बहुत अच्छी चीज़ें, जो तुम्हारी लाइफ है, जो तुम्हारा करियर है, बहुत तुम्हारा वेट कर रहा है। तो इस तरह से पूरा उसने अपना नेक्सस तैयार कर रखा था, और जिस तरह से वो लड़कियों को टॉर्चर कर रहा था उसके बारे में कहा गया सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा कहा गया कि वो बच्चों का मांस भी खा रहा था, बड़े बड़े लोगों के नाम भी जुड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है फीमेल्स, चाहे वो बच्चियां हो, चाहे वो लड़कियां हो, या फिर वो बड़ी उम्र की औरतें हो जाएं। सिर्फ एक फीमेल्स हैं जिनको पकड़कर, यूँ समझिए, जिनको सीढ़ी बनाकर जो एप्स्टीन है वो यहाँ तक पहुँचता चला गया। और क्या इस पूरी चीज़ के पीछे सिर्फ एप्स्टीन ही था, या सच में कोई और लोग भी शामिल हैं? क्या जिस तरह से एप्स्टीन की मौत हुई, क्योंकि वो भी रहस्यमयी है, तो क्या कोई और भी, क्योंकि जिस तरह से फाइल्स खुल रही हैं, हर रोज़ नई नई कहानी आ रही है, क्या कुछ और, या सच में कोई ऐसा असली मास्टरमाइंड अभी छुपा बैठा हुआ है इस पूरे केस में? देखिए, इस पूरी कहानी में अगर आपने ध्यान दिया हो, जो एप्स्टीन है उसने इस ज़्यादातर जो काम या जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसने 40 से 50 साल की जब उसकी उम्र थी तब जाकर उसने सारे काम किए हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो अभी की आपकी जो दुनिया है उसकी नींव बहुत पहले रख दी जाती है। जो जेफरी एप्स्टीन है उसकी जो मौत हुई थी वो 66 साल 66 ईयर्स में 2019 में हुई थी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जेफरी एप्स्टीन ऐसा था तो था क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी के शुरुआती क्षणों को जो हमने पढ़ने और समझने की कोशिश की कि आखिर जेफरी एप्स्टीन बना तो बना कैसे, तो ये जो बात है ये 1970 के दशक की है, बहुत कम से कम 2000 से पहले की बात है, जब वो मैथ्स का टीचर हुआ करता था और जो उसने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बताया कि वो मैथ्स में पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके पास कई सारी डिग्रियां हैं, लेकिन उसके पढ़ाने के तौर तरीकों को देखते हुए स्कूल प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकाल दिया था। लेकिन उसके जो पढ़ाने का जो तरीका था वो बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस था, अमीरों के बच्चे भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसी में से एक बच्चे ने अपने हाउस पार्टी में जेफरी एप्स्टीन को अपने पिता से मिलवाया। पिता से ये कहलवाया कि पापा देखो, ये हमारे मैथ्स टीचर हैं, इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन ये स्कूल में सबसे फेमस टीचर हैं क्योंकि इनका जो पढ़ाने का जो तरीका है मैथ्स का वो सबसे अव्वल दर्जे का है। पिता जो कि अमीर, एक बहुत बड़े फर्म के मालिक, उन्होंने पूछा कि आप वॉल स्ट्रीट क्यों नहीं ज्वाइन करते। अब आप सोचेंगे वॉल स्ट्रीट जगह क्या है, तो एक तरीके से मुंबई में जैसे दलाल स्ट्रीट है जहां पे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पैसे लगाए जाते हैं, तो उसके पिता, स्टूडेंट के पिता ने कहा कि आप मैथ्स में इतने अच्छे हैं तो चलिए वॉल स्ट्रीट पे पैसे लगाते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। और इसी के जरिए पहली बार जेफरी एप्स्टीन स्कूल से निकाले जाने के बाद एक कंपनी ज्वाइन करता है, उस कंपनी के दूसरे ओनर से वो बातचीत करता है और सबको ये बताता है कि उसके पास 2 डिग्रियां हैं। 23 साल की उम्र में जेफरी एप्स्टीन उस वक्त लगभग, आज की अगर उस करेंसी को कन्वर्ट भी करें तो 1.5 करोड़ उसकी सालाना सैलरी थी। याद रखिए 1976 की बात है, उसने एक कंपनी ज्वाइन की, उसकी जो पैकेज था वो 1.5 करोड़ था। आज के समय में भी इतने पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, कईयों की जो सैलरी नहीं हो पाती, उसे सालाना सैलरी उस वक्त मिल रही थी। और क्यों मिल रही थी? हमें पता लगा कि जेफरी एप्स्टीन सेल्समैन तो बन गया अच्छा खासा,
और साथ ही साथ वो लोगों से इस तरीके से बातचीत करता कि उन्हें मैनिपुलेट कर लेता कि आप पैसे लगाइए, मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर कर, मैथ्स का उल्टा सीधा ज्ञान देकर उनसे वो पैसे लगवा लिया करता था। और उस वक्त जब उसने कंपनी ज्वाइन की तो उसे वाइस प्रेसिडेंट तक बना दिया गया और पता लगा कि वो कंपनी के लिए 600 से 700 करोड़ रुपए का मुनाफा या कहें बिजनेस लेके आ रहा है, और इसलिए कंपनी उसे इतनी मोटी सैलरी दे रही है। 23 साल की उम्र में उसने कंपनी ज्वाइन किया, 27 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। सिर्फ एक सीट दूर था वो प्रेसिडेंट बनने से, और इसलिए हर किसी की जुबान पर जेफरी एप्स्टीन का नाम था। वॉल स्ट्रीट का सबसे फेमस शख्स 1970-80 के दशक का वो जेफरी एप्स्टीन था। उसे पता था कहां पर पैसे निकालने हैं, कहां पर पैसे लगाने हैं, और उस जैसा दूसरा कोई और नहीं था। ये जिंदगी ये अखबारों के जरिए, कैमरों के जरिए पूरी दुनिया को पता लग रही थी, लेकिन कंपनी तो कंपनी होती है। कंपनी ने जेफरी एप्स्टीन का बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश की। जब बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश हुई तो पता लगा कि उसे स्कूल वालों ने क्यों निकाला, बहुत सारी चीज़ें और भी पता लगी। तो पता लगा कि जेफरी एप्स्टीन के बाद ग्रेजुएशन की कोई डिग्री ही नहीं है। उसने झूठ के बुनियाद पर इतनी बड़ी कंपनी में जॉब ले लिया, उसे जॉब कर भी लिया, और यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट भी बन गया। अब मालिक को लगा कि देखो ये तो बाहर अगर आएगी तो हमें कंपनी की लेमैन की तरह, जैसे कि हम दूसरे एम्प्लॉयज से बातचीत करते हैं, हमें इसे आकर वार्निंग देनी पड़ेगी। जेफरी एप्स्टीन को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी डिग्री फेक है, अगर फेक है तो तुमने कंपनी को पहले चीजें क्यों नहीं बताए। मालिक को लगा कि जेफरी एप्स्टीन घबरा जाएगा। जेफरी एप्स्टीन टांग पर टांग चढ़ाकर बैठता है, आंखों में आंखें डालकर कहता है कि अगर मैं आपको सच बता देता तो आप मुझे कभी नौकरी पर रखते ही नहीं, और यहां तक कि आपकी कंपनी को जो मेरी वजह से इतना प्रॉफिट हो रहा है, आप उस प्रॉफिट का मुंह कभी देख ही नहीं पाते, और मेरी वजह से आज आप इतने अमीर और मुझसे ये बात कर पा रहे हैं, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहते। अभी जब सारी बातें हुई तो उस कंपनी को मालिक को लगा कि नहीं तो ग्रेजुएशन और एक सर्टिफिकेट से ही कैसे मैं किसी और का मूल्यांकन कर सकता हूं। उस बात को आई गई कर दिया गया, और यहां तक कि उस मालिक ने सोचा कि ये जो लड़का है, मैं अपनी जो बेटी को इसके साथ डेट पर भेजता हूं, आने वाले वक्त में इन दोनों की मैं शादी करवा दूंगा। और यहां पर पहली बार जेफरी एप्स्टीन को समझ में आया, झूठ बोलो, पकड़े जाओ, और रिश्तों के दम पर बचकर निकल जाओ। ये पहली बार 27 साल की उम्र में उसे समझ में आ गया था कि झूठ बोलना कोई बड़ा पाप नहीं होगा। पकड़े जाने के बाद भी उसे किस तरीके से अपने कनेक्शन और अपने पैसों के जरिए बच निकलना है, और इसी का फायदा उठाकर उसने कंपनी के जो मालिक के ओनर की बेटी को भी अपने जीवन में बुला लाया, और यहां तक कि कंपनी की जो ओनर की जो बेटी थी उसके साथ साथ उसकी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स भी थी। हाँ, आगे बताएंगे कि किस तरीके से जेफरी एप्स्टीन उन पर पैसे भी खर्च किया करता था। अब यहाँ पर जब बहुत सारी बातें निकलती चली गई तो वो जो अपनी गर्लफ्रेंड्स पर कहीं किसी आइलैंड पे जाकर पैसे खर्च करता, गिफ्ट्स खरीदता, तो हर एक चीज़ वो अपनी सैलरी से नहीं कर रहा था, जो 1.5 करोड़ की सैलरी थी। होटल में रहना, गर्लफ्रेंड पे पैसे खर्च करना, हर एक चीज़ वो कंपनी के कार्ड के जरिए, कंपनी के पैसों के जरिए कर रहा था। अब कंपनी के जो ऑडिट और जो फाइनेंस वाले, उन्हें लग रहा था कि जेफरी एप्स्टीन तो बहुत सारी गलत चीज़ें कर रहा है, इसमें तो कंपनी का फायदा ही नहीं है। ये सारी बातों को लेकर कंपनी के मालिक के पास बताई जाती है। कंपनी का मालिक फिर भी कहता है कि इस बात को आई गई करो, कोई बात नहीं, छोटे मोटे खर्च हैं, इतने तो चलते हैं। और इस वजह से इसे जेफरी एप्स्टीन को दूसरी बार जो सीख मिली उसकी जिंदगी की कि पावरफुल लोगों से एक बार दोस्ती हो गई तो आपकी सिक्योरिटी और आपको कई मौके मिलेंगे गलत काम करने के लिए, और इस पर आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। यहां तक कि जो वो उसने जब देखा कि अब कंपनी उस पर कोई सवाल नहीं उठा रही, तो वो अलग अलग जाकर कहीं कहीं डोनेशन देना शुरू कर दिया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी ही कंपनी में शेयर्स पर पैसे लगाने के लिए कह दी कि आज तुम पैसे लगाओ, 3 दिन बाद देखना तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे। अब ये जो सारी जो तिकड़मबाजी थी उसे समझ में आ चुका था कि अगर नेटवर्क मजबूत हो
तो नियमों को आप ताक में रख सकते हो। मतलब ये कि मान लीजिए किसी कंपनी आने वाले वक्त में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, अगर आप उससे पैसे लगाएंगे तो दुगना तिगना हो जाएगा। ये कंपनी के लोगों को अंदर मालूम होता है, बाहर की किसी को नहीं पता होना चाहिए। लेकिन जेफरी एप्स्टीन अपनी गर्लफ्रेंड के बदौलत उन सारी चीजों पर एक के बाद एक काबू करता हुआ जा रहा था। याद रखिए, मालिक की बेटी के साथ भी अभी भी जेफरी एप्स्टीन के संबंध थे, दोस्ती थी, प्यार मोहब्बत का जो झूठा फरेब कहानी जो चल रहा था। लेकिन यहां पर जेफरी एप्स्टीन जब पैसे लगाता तो उसे ये चीज समझ में आ चुकी थी कि बहुत मेहनत वाला काम है। कौन कंपनी खोले, फिर लोगों के पास जा जाके उसकी एडवर्टाइजिंग करे, फिर वहां से पैसे जुटाए, इन सारे पैसों में बहुत देरी हो रही थी आने और जाने में। तो इसलिए उसने सोचा कि जो खानदानी अमीर लोग हैं उनसे अगर आप दोस्ती हो गई तो बहुत बड़ा मुनाफा होगा। और इसलिए जेफरी एप्स्टीन अमेरिका से निकलकर यूरोप के देशों में जाकर वो दोस्ती करना शुरू करता है और एक बहुत अमीर शख्स के परिवार के लोगों को पढ़ाना शुरू करता है। और उस परिवार को कुछ इस तरीके से इंप्रेस करता है कि परिवार जो एक शाही खानदान था उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है। मायने ये कि उनकी जायदाद की केयर टेकर का काम, बेचना, खरीद फरोख्त, सारा काम जेफरी एप्स्टीन करेगा। अब जेफरी एप्स्टीन पहली बार खानदानी रईसों का मजा चख रहा था, उनकी पावर को महसूस कर रहा था, जहां पर उसे क्या क्या चीजें मिली। हवेलियां मिली, प्राइवेट जेट मिला, एक खुद का प्राइवेट आइलैंड मिला, हाई प्रोफाइल लोगों से नेटवर्क मिला, और पहली बार उसे समझ में आया कि सुपर अमीर होना कैसा दिखता है। अब तक वो जो जद्दोजहद कर रहा था, वो लोग मेहनत कर रहा था, लोगों को बेवकूफ बना रहा था, लेकिन ये जो नेटवर्क उसे पहली बार मिला, उसे समझ में आ गया कि इसके सामने तो सारे पानी फीका है और यही असली मजा है। और इसलिए उसने उस अमीरी को चखने के बाद उस जगह को इस्तेमाल करते हुए अपना बेस बनाया और पूरी दुनिया के लोगों से उसने कांटेक्ट बनाना शुरू किया। और इसी सिलसिले में उसे समझ में आ गया कि जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने दुनिया के सारे मजे ले लिए, लेकिन जो असली जो चीज है वो शायद वही अमीर लोगों को दे सकता है। मायने ये कि छोटी बच्चियों के साथ संबंध बनाइए, ऐसे शौक उन अमीरों के ही हो सकते हैं। उन लोगों को उसने इकट्ठा किया, उनसे दोस्ती की और उन लोगों से जबरन ये काम करवाया, ये कहते हुए कि देखिए तो प्राइवेट आइलैंड है, यहाँ पे ना ही मीडिया है ना ही कोई और है, आप जो करेंगे आप अपने लिए करेंगे, यहाँ पे कोई आपको देखने, सुनने और समझने वाला नहीं है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन उसी कमरे में फोटो लगाता, कैमरे लगाता, रिकॉर्डर लगाता और हर एक चीज को रिकॉर्ड कर लेता। और इस रिकॉर्डिंग करने के बाद उस फोटो और वीडियोस के जरिए फिर से अब इस पर जो उसकी जो दोस्ती हुई थी सुपर टॉप जो रिच, जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, उनसे इसकी दोस्ती हो चुकी थी। और अगर वो ब्लैकमेल करता उन्हें, तब जाकर उसे इतना पैसा मिलता कि वो नोट की गड्डियों में नहाना शुरू कर चुका था। और ये जो तरीका था वो अच्छे तरीके से समझ आ चुका था। लेकिन अमीरों को भी लगा कि जो जेफरी एप्स्टीन जो सारी जो चीजें करवा रहा है, इसमें तो उन्हें भी मजा आ रहा है, और इसलिए कोई जेफरी एप्स्टीन को मना नहीं करता। जेफरी एप्स्टीन जैसा जैसा बोलता, लोग वैसा ऐसा करने को तैयार रहते और बदले में उसे मिलता मोटा पैसा। और इसी के एवज में उसने एक नहीं, दो नहीं, 10,000 एकड़ जमीन, समझ रहे हैं आप कितनी जमीन होती है, उतना तो उसने प्रॉपर्टी खरीदा, एक आइलैंड खरीद लिया, टापू खरीद लिया। आप और हम जैसे लोग जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीदने में, एक फ्लैट खरीदने में आपकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन सोचिए पूरा का पूरा टापू खरीदने के बाद वहां पे एक राजमहल बनवाया जाता है। और वहां एक दो जगह नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में भी उसने बहुत बड़ी कोठी तक खरीद ली, फ्रांस में भी उसने फ्लैट्स खरीदे, कोठियां खरीदी। तो सोचिए इतना पैसा कहां से आ रहा होगा। ना ही कोई फैक्ट्री है, ना ही कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, सिर्फ और सिर्फ छोटी बच्चियों को अमीर लोगों के सामने परोस कर जो पैसा मिलता था। और ये पैसा इतना होता था कि उसे गिनने में हजारों साल लग जाएं, और उस पैसे को वो कहां कहां नहीं इन्वेस्ट कर रहा था। और इसी वजह से जेफरी एप्स्टीन, एक जब उसकी जो मौत हुई तो इसलिए कहा गया कि बड़ा ही रहस्यमयी मौत था, क्योंकि इसकी मौत पर भी कई सारे सवाल हैं। और सवाल इसलिए हैं कि शायद कोई नहीं चाहता था 2019 में कि जो आप तस्वीरें अभी आप अपनी स्क्रीन पर या तमाम जगह आपने जो देखी होगी, कोई अमीर शख्स जानबूझकर, कोई क्या कई अमीर शख्स हो सकते हैं जो नहीं चाहते थे कि जेफरी एप्स्टीन अगर जिंदा रहा
तो ये जो सारी पोल पट्टी पूरी दुनिया के सामने आ सकती है, उनकी किरकिरी हो सकती है। और इसी वजह से जेफरी एप्स्टीन को इस दुनिया से इस तरीके से रुखसत किया गया कि सबको लगे सामान्य मौत है, क्योंकि सबसे बड़ा राजदार अगर इस दुनिया में नहीं रहेगा तो कोई पोल नहीं खुल सकता। और आज भी जो चीजें आ रही हैं, काली पट्टी स्याही लगाकर कागज बेच दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये देखिए ये रहा सबूत, लेकिन उस काली स्याही में वो नाम कौन है जो नहीं चाहती अमेरिकी सरकार की पूरी दुनिया के सामने आए, और जानबूझकर काली स्याही लगाकर इस डॉक्यूमेंट को रिलीज किया जा रहा है ताकि यह कहा जा सके देखिए हमने तो डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में भी आधे से भी कम जानकारी साझा की जा रही है। तो फिलहाल के लिए हमारी कोशिश थी कि जो भी नई जानकारी जेफरी एप्स्टीन के तौर पर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश था जो पूरी दुनिया को लोकतंत्र पर ज्ञान देता है, जब वहां पर इतने नामी बड़े बड़े लोगों के नाम जुड़ रहे हैं तो उसने चुप्पी साध रखी हुई है। ऐसे किसी और देश में ऐसे मामले आ जाएं तो अमेरिका लोगों को नसीहत और सीख देने के लिए दौड़ पड़ता है। जब खुद के ऊपर बात आई है, उनके राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, तो चुप्पी साधी हुई है। कह रहे यार हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारे लेना देना ही नहीं है। जब लेना देना नहीं है तो आप किस बात की लोकतंत्र की हाकी भरते हैं और कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र सबसे मजबूत है। इतनी भिन्नताओं के बाद तब जाकर आपने डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, और इसलिए हमें लगा कि सवाल उठाना तो बनता है उस अमेरिकी सरकार पर जो पूरी दुनिया को ज्ञान देती फिरती है कि लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा। यहां तो बच्चों की जिंदगी आपके नाक के नीचे बर्बाद हो रही थी, और जो अमेरिकी सरकार सबने कान बंद कर लिया था। वो जो दोनों जो महिलाएं थी जो पहली बार FBI और पुलिस के सामने जाती हैं, उनसे भी कुछ नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे जेफरी एप्स्टीन के नाम सुनते ही। तो ऐसी सरकारों से दूसरे देशों को नसीहत ना ही मिले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने गिरेबान में उन्हें पहले देखने की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।